स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले फर्स्ट 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं केटीजी के क्लास वर्क के। कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस हैं इसी क्लास वर्क में मैं उसे ऐड करने वाला हूं। तो ये 41 एंड 42 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पर उससे पहले मुझे एक डिस्कस करना था। जो पहले क्लास में जो एक क्वेश्चन नंबर 40 था, मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि द रियल गैस कैन बी एज्यूम टू बी आइडियल गैस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो वो कंडीशन मैंने बताई थी लो टेम्परेचर लो प्रेशर। एक्चुअली वो लो टेम्परेचर नहीं है, वो कंडीशन है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यस, ये वो कंडीशन है, ये करेक्टेड आंसर है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर शायद 40 है वो, जिसमें पूछा गया है कि आइडियल गैस यानी रियल गैस जो है इसे हम आइडियल गैस कब कह सकते हैं। तो ये वो कंडीशन है, इट शुड बी एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली डिस्कशन हो गया था, क्योंकि ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो कुछ ज़्यादा रहेगा क्योंकि प्रेशर लो है। हाई टेम्परेचर भी है तो उसमें इंटरेक्शन जो है गैस मॉलिक्यूल्स में वो बहुत ही कम रहेगा, और इसीलिए वी कैन एज्यूम दैट रियल गैस एज आइडियल गैस। तो ये एक करेक्शन था, वो आप ऐड कर लो आपकी प्रीवियस क्लास में जो ये डिस्कस हुआ था। लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस हुआ था, सो दिस शुड बी द आंसर। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंपेयर RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस विथ RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास RMS स्पीड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, is equal to root of 3RT by M, where T is temperature of that gas, M is molar mass of that gas, R आपको पता है ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, CRMS इज़ द सिंबल फॉर RMS वेलोसिटी। क्योंकि पिछले साल के सिलेबस तक हम यही सिंबल यूज़ करते तो आदत हो गई है। सो एनीवे, CRMS इज़ द वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 3RT by M। और ये हमने डिराइव भी किया था जब हमने प्रेशर का इक्वेशन डिराइव कर लिया था। प्रेशर के इक्वेशन के बाद हमने ये डिराइव करके रख दिया है, एक बार चाहिए तो रिवाइज कर लो। तो अभी हमें कंपेयर करना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के स्पीड को। तो सीधा सीधा दोनों का रेशो लेना है, कंपेयर करना है यानी हमें उनको उन दोनों का रेशो लेना है। तो कुछ इस प्रकार से हम ले सकते हैं, लेट CO2, ये वेलोसिटी के लिए है C और ये O2 गैस के लिए, और ये है CN2, यानी ये RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन और ये है RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। और अब मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 3RTO अपॉन MO डिवाइडेड बाय 3RTN2, ये O2 कर देते हैं अपॉन MN2, यानी ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये है टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, ये है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन और ये है मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ N2 इनटू मोलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। अब सबसे पहले ये जो दो टेम्परेचर है, अब TO2 जो दिया है वो दिया है 27, तो ये 27 प्लस 273, तो ये आता है 300 केल्विन। क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमेशा आपका केल्विन में रहना बहुत ज़रूरी है। सो ये टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 300 है, टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 127 प्लस 273, तो ये आ जाएगा आपका 400 केल्विन। सो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। तो ऑक्सीजन है 300 और ये नाइट्रोजन जो है वो है 400 पे। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन वो है 28, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन वो है 32। तो अगर आप ये कैलकुलेशंस करते हो तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा दैट इज़ अराउंड
21/32, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द रेशो ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस टू RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को इन दिस केस आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी केल्विन में आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पे लिखा है हमने व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 लीटर ऑफ गैस एट NTP। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन ढूंढ निकाला था, वो था E फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये था आपका 3/2 PV। सो 3/2 PV जो है ये इसका एक्सप्रेशन हमने देख लिया था। सो 3/2, अब NTP उन्होंने यहाँ पे कहा है। सो NT का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर जो लेंगे हम यहाँ पे, एक्चुअली उसकी वैल्यू है 1.01 × 10⁵। तो मैं फ़िलहाल उसको सिर्फ 1 × 10⁵ लिख देता हूँ। और वॉल्यूम जो है वो दिया है आपका 100 लीटर। तो 100 लीटर यानी 100 × 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि जो यूनिट्स है दे शुड बी इन SI। सो SI में ये जो लीटर है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेशर हमें पता है NTP में जो प्रेशर रहता है 1.01 है, तो मैंने उसे अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁵ लिख दिया है। अब ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 1.5 और ये 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 10⁴ जूल। इतनी इसमें ये एनर्जी रहेगी। तो 1.5 × 10⁻⁴ जूल ये आपका इधर आंसर हमें मिल रहा है। सो ये सिंपली एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस उन्होंने पूछी थी, इसलिए हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लिया है। इसकी भी थियरी हमने कवर की है। कुछ भी डाउट है थियरी क्लास में आप फिर से एक बार उसे देख लो, वीडियो लेक्चर में आप देख लो, आपको ये पता चल जाएगा ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है। सो ये थे पहले 2 न्यूमेरिकल्स। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 43 पे। नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चंस है 43, 44, 43 क्वेश्चन ऐसा है, कंपेयर काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ H2 एट 127 डिग्री एंड हीलियम एट 327 डिग्री। सबसे पहले एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल ये पूछा है उन्होंने। काइनेटिक एनर्जी पर मोल होती है, अभी हमने देखा 3/2 PV, ये टोटल गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है। इसे हम इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं। और ये 3/2 PV को मैं लिख सकता हूँ 3/2 PV की जगह पे nRT, यानी दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ मोल। तो एक मोल के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसको हमें n से डिवाइड करना पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल वो रहेगी 3/2 RT। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने n से डिवाइड किया है, n से डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ पे 3/2 RT। n से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें एक मोल के लिए चाहिए, तो इसके लिए हमने n से डिवाइड किया है, दिस इज़ 3/2 RT। तो यहाँ पे अभी हमें 2 है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। सो EH2 और EHE, फिर से बता दूं यहाँ पे हमें रेशो लेना है। रेशो लेना है इसका मतलब कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना यानी इसका मतलब हमें यहाँ पे रेशो लेना है। सो EH2 अपॉन EHE, दिस इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ हीलियम। सो 3/2 RT H2, ये है 3/2 RT हीलियम। सो ये 3/2 R कैंसल, ये बचता है TH2 अपॉन THE। सो ये आपको जो मिलता है TH2 अपॉन THE, सो 127। अब देखो हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है वो 127, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 273 ऐड करना पड़ेगा। और इधर ये है 327, तो 327 प्लस 273, ये आ जाएगा आपका 400
और ये आ जाएगा 600। तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो है 2/3। सो ये है इस क्वेश्चन का आंसर 2/3 43 के लिए। तो ये MCQ में भी आ सकता है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ये इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है एट व्हाट टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन विल बी सेम एज RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। यानी ऑक्सीजन का टेम्परेचर उन्होंने पूछा है। तो ऑक्सीजन की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी है, 1 मिनट लाइट गई है, 1 मिनट। ठीक है, तो एट व्हाट टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो स्पीड है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो स्पीड बराबर है किसके बराबर है, स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री। नाइट्रोजन का टेम्परेचर है जो दिया है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें सीधा सीधा दोनों वेलोसिटीज़ को इक्वेट करना है और फिर ऑक्सीजन का टेम्परेचर हमें यहाँ पे ढूंढ निकालना है। सो CO2 इज इक्वल टू CN2, यानी यहाँ पे इसका मतलब है RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। सो ये हो जाती है आपकी रूट ऑफ 3RTO2 अपॉन MO2 और दिस इज 3RTN2 अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हम आराम से निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट को हटा देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमें और एक चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, 3R दोनों जगह से हम कैंसिल कर सकते हैं और इसकी जगह पे हमें मिलेगा TO2/MO2 इज इक्वल टू TN2/MN2। TO2 इज इक्वल टू MO2 अपॉन MN2 इंटू TN2। तो ये जो मोलर मास है ऑक्सीजन का वो हम लेंगे 32, नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो हम लेंगे 28 और टेम्परेचर नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर हमें यहाँ पे मिलेगा 3RT/m। ठीक है, सो दैट इज़ 27 प्लस 273, 27 प्लस 273 वो हो जाएगा 300। तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद जो आपको आंसर मिलता है वो लगभग थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा हमें, किससे, 300 से। सो वो मिल रहा है मुझे 342.85 केल्विन। ये आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है 342.85 केल्विन। ये है आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। ये कैलकुलेशंस अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो, मेरे ख्याल से हो जाएंगे विदाउट लॉग टेबल। तो विदाउट लॉग टेबल आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हो, इतने डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस यहाँ पे नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। प्रेशर ऑफ अ गैस इज P। कोई भी एक पर्टिकुलर गैस है और जिसका प्रेशर है P। प्रेशर ऑफ अनदर गैस हैविंग 3 टाइम्स डेंसिटी एंड 2 टाइम्स RMS स्पीड ऑफ फर्स्ट इज। दूसरा जो गैस है उसकी डेंसिटी 3 टाइम है पहले वाले से और जो RMS स्पीड है वो डबल है पहले वाले से, उसका प्रेशर कितना रहेगा ये यहाँ पे पूछा है। सो पहले प्रेशर के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है P इज इक्वल टू 1/3 रो C² RMS। ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा, तो ये था एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, आपको याद होगा। हमने प्रेशर का जो एक्सप्रेशन डिराइव किया है वो कुछ इस प्रकार से है 1/3 N/V m V²। ये V² यानी ये है आपकी RMS वेलोसिटी जिसको मैंने सिंबल दिया है C। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N इंटू M। ये स्मॉल m जो है दिस इज नथिंग बट मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आपको देता है टोटल मास ऑफ गैस। अब ये हो जाएगा टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम हमें मिलता है डेंसिटी। तो इस प्रकार से ये प्रेशर का जो इक्वेशन है वो मैंने इस तरह से आपको लिख के दिया है। इवन ये डिराइव करके भी दिखाया था मैंने पर्टिकुलर डिस्कशन में, वो भी आप एक बार रिवाइज कर लो अगर डाउट है तो।
यहाँ पे बेसिकली मैंने क्लियर कर दिया है। सो प्रेशर इज गिवन बाय 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। अब दूसरा गैस है, उसके लिए P डैश बी द प्रेशर। सो P डैश इज इक्वल टू 1/3, उसकी जो डेंसिटी है वो 3 टाइम्स है, तो मैं इसके लिए यहाँ लिखता हूँ 3 टाइम्स रो इनटू, और जो RMS स्पीड है वो 2 टाइम्स है, सो 2C RMS का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे मिलता है 1/3 3, और ये हो जाता है 4C स्क्वायर RMS। तो यहाँ पे सीधा सीधा मुझे मिलता है ये आंसर 3 × 12 1/3, सॉरी ये रो रह गया, तो 3 × 4 12 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। और ये जो है 1/3 रो सी स्क्वायर RMS, ये वो है पहले वाले गैस का प्रेशर। सो ये आंसर यहाँ पे मिलता है 12P। यस, यानी जो दूसरा गैस रहेगा उसका जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी 12P। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। इफ CV ऑफ गैस इज 9/2 देन एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ गैस इज। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट पूछा है और CV दिया है, CV है 9/2, CR हम निकाल सकते हैं फटाक से। हमें पता है मेयर्स रिलेशन, आपको याद होगा, इसका डेरिवेशन हमने किया है। तो मेयर्स रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, CP - CV इज इक्वल टू R। सॉरी एक चीज़ रह गई, ये 9/2 R है, CV जो है वो 9/2 R है। सो CP - CV इज इक्वल टू R। तो CP मुझे मिलता है CV प्लस R, यानी ये 9/2 R प्लस R, तो ये हो जाता है 11/2 R। CP बन गया 11/2 R। अब एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या रहता है? एडियाबैटिक कांस्टेंट रहता है CP/CV, दैट मीन्स गैमा इज इक्वल टू CP/CV। तो CP है आपका 11/2 R और आपका CV जो है वो है 9/2 R। आपको आंसर मिलता है 11/9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये एडियाबैटिक कांस्टेंट हमने अलग अलग गैसेस के लिए डिराइव किए हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक रिजिड, डायएटॉमिक नॉन रिजिड एंड पॉलीएटॉमिक के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल उन्होंने दिया कि मान लो एक हाथ गैस है जिसकी CV की वैल्यू जो है वो है 9/2 R, देन व्हाट इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो उसी प्रोसीजर से मैंने इसको डिराइव किया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर हो गया अपने 47। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो है ये, फाइंड द रेशो ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन एट टेम्परेचर ऑफ 327 एंड 527 डिग्री सेल्सियस। तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन, थोड़ा सा यहाँ पे हिंट मिलनी चाहिए, वो ये है कि दिस इज रिलेटेड टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि द वेवलेंथ at which energy radiation, rate of energy radiation is maximum is inversely proportional to temperature. So therefore lambda max 1 divided by lambda max 2, ये आ जाएगा आपका T2/T1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। और इसीलिए अब है आपका T2 है आपका 527 प्लस 273, क्योंकि टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, और पहला टेम्परेचर है 327 प्लस 273, तो ये आ जाएगा आपका 800 अपॉन ये आ रहा है 600। तो ये जो रेशो मुझे मिल रहा है वो है 4/3। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बट क्लिक होना ज़रूरी है वहाँ पे कि ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर पूछा गया है। तो वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक किए हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए, तो हम ये आपको आसानी से क्लिक हो जाएगा, इतना यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 48। फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, कुछ ऑप्शंस दिए यहाँ पे। फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर E इज इक्वल टू 1, E इज लेस देन 1, E इज इक्वल टू 0, E इज ग्रेटर देन 1। ये तो इम्पॉसिबल है। E इज इक्वल टू 1 ये जो है ये फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है जितनी हीट एब्सॉर्ब करेगी उतनी ही हीट
रेडिएट करेगी प्रोवाइडेड इट इज़ एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ऐसी कौन सी बॉडी है जो जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ज़ीरो होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ज़ीरो होना इसका मतलब ये होता है कि वो बॉडी के अंदर हीट कंटेंट ही नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट ऐसी कौन सा ऑब्जेक्ट है कि जो ये कंडीशन आपको दे सकता है? तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर जो है ये पूरी की पूरी हीट एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। इट विल नॉट एब्सॉर्ब एनी हीट रेडिएशंस। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई हीट जा ही नहीं रही है। इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ नॉट हैविंग एनी हीट कंटेंट इनसाइड इट। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर उसके अंदर हीट ही नहीं है तो इसका मतलब सीधा है कि इट इज़ नॉट हैविंग एनी हीट टू एमिट, और इसलिए तो उसकी एमिसिव पावर ज़ीरो रहेगी। और एमिसिव पावर ज़ीरो है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी ज़ीरो रहेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन रहता है एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। याद होगा आपको, ये डेफिनेशन हमने की थी किरचॉफ्स लॉ के टाइम पे। ये थोड़ा सा उससे पहले का डिस्कशन आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो केस है फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, ये वाली केस लागू होती है कि फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर E इज इक्वल टू 0। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर अ बॉडी A इज इक्वल टू 0.5। ए का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, T दिया है 0.2 यानी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन दिया है। इफ़ 100 जूल ऑफ हीट इज इंसिडेंट ऑन इट, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड। अगर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढ लें तो हमें अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड वो भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास एक रिलेशन है A प्लस टी प्लस आर इज इक्वल टू 1। ए है आपका 0.5, टी है 0.2 और आर जो निकालना है हमें, सो आर यहाँ पे मिलता है 1 माइनस 0.7 यानी 0.3। आर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट हीट। तो इसलिए अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड हो जाता है आर इंटू क्यू। आर बन गया आपका 0.3 और जो हीट इंसिडेंट है क्यू इज़ नथिंग बट टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो वो है 100। तो 0.3 इंटू 100 आपको मिलता है 30 जूल। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड है वो है 30 जूल। बहुत ही सिंपल टाइप है क्वेश्चंस का, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो ये एक टाइप है, और ये मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह का टाइप आता है तो ये बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए, स्कोरिंग भी है और जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। If a body absorbs 70% of incident radiation, then emissivity of body is। यहाँ पे emissivity का मतलब है amount of heat emitted यानी एमिसिव पावर। एमिसिविटी का मतलब मैं पहले बता देता हूँ, ये अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम में। सो एमिसिविटी इज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। उसके लिए सिंबल है आपका E। अब अ बॉडी एब्सॉर्ब 70% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन दिया है। सो A यानी मैं बोल सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्स QA इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल टू 70/100 amount of heat incident। Q stands for amount of heat, total incident heat। so QA/Q जो बन जाता है वो बन जाता है 0.7, और ये जो है it is nothing but coefficient of absorption। QA/Q is coefficient of absorption, this is nothing but amount of heat absorbed divided by total incident heat। ये बन गया आपका coefficient of absorption। किरचॉफ्स लॉ आपको याद होगा, किरचॉफ्स लॉ हमें ये कहता है कि फॉर अ बॉडी एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। यस, फिर से एक बार बता रहा हूँ, किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि फॉर अ बॉडी एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन।
तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू ए एंड दैट इज इक्वल टू 0.7। हाँ, क्वेश्चन में ये मेंशन करना ज़रूरी था कि द बॉडी इज़ एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ये एक एडिशनल पार्ट उसमें रहना चाहिए था। तो अगर नहीं भी दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि द बॉडी इज़ एट थर्मल इक्विलिब्रियम। सो अगेन स्कोरिंग क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में ये कंप्लीट होगा, तो बस इस पे ध्यान दो। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस हैं। Question number 51, 100 joule of heat is incident on body at thermal equilibrium, 20 joule heat is transmitted and 40 joule heat reflected, value of E is। पहले ही जैसा क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 50 था उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे टर्म्स थोड़ी बढ़ा दी उन्होंने। अब यहाँ पे कैसे दिया, पहले इसमें कैसे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन डायरेक्टली दे दिया था, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन दिया है एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है। उससे पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन मिल गया। उन्होंने मेंशन किया है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम, सो एट थर्मल इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ई। यहाँ पे पूछा है ई इज इक्वल टू कितना, ये यहाँ पे लिखा है। सो यहाँ पे ई उन्होंने पूछा है। सो अब सबसे पहले ढूंढ लेते हैं 20 जूल ऑफ हीट इज ट्रांसमिटेड, सो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज क्यू टी अपॉन क्यू। सो 20 अपॉन 100, क्योंकि 100 जूल इज द टोटल इंसिडेंट एनर्जी, 20 जूल हीट इज ट्रांसमिटेड, सो इट इज 0.2। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्यू आर बाय क्यू, सो इट इज 40 जूल हीट इज रिफ्लेक्टेड, सो 40 अपॉन 100 इट इज 0.4। सो टी आ गया, आर आ गया, हमारे पास रिलेशन है ए प्लस टी प्लस आर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ए प्लस 0.2 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स व्हाई ए इज कमिंग टू बी 0.6, 1 माइनस 0.6 दैट इज नथिंग बट 0.4। और अगर a की वैल्यू 0.4 आ रही है, सो a इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 0.4। ये इस तरह से अगेन एक सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 अभी बेस्ड ऑन स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। So compare the rate of loss of heat by a body at temperature 127 degrees Celsius and 227 degrees Celsius if the temperature of surrounding is 27 degree Celsius। yes, temperature of the surrounding दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो अभी देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। आपको पता होगा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज गिवन बाय, मैं उसके लिए आर ये सिंबल सिलेक्ट करता हूँ फिर से एक बार। सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁴ माइनस T⁴. ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या स्टीफन्स कांस्टेंट सिंपली आप बोल सकते हो। T is the temperature of the body and T0 is the temperature of surrounding। यहाँ पे temperature of the body is higher than temperature of surrounding, इसलिए यहाँ पे T⁴ माइनस T⁴ आया है। So this is rate of loss of heat by a body। अगर ये perfectly black body नहीं है, in that case आपको यहाँ पे E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको करना है कंपेयर करना है, मैंने पहले ही बताया कि आपको सिंपली यहाँ पे रेशो निकालने हैं। सो R1 बाय R2 E सिग्मा T। अब पहला टेम्परेचर दिया है 127, तो 127 यानी वो हो जाता है 400 ब्रैकेट रेज़ टू 4, और ये जो 27 है तो सराउंडिंग टेम्परेचर 300 केल्विन। मैं यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और ये यहाँ पे फिर से ई सिग्मा ये हो जाता है आपका 227 यानी 500 केल्विन ब्रैकेट रेज़ टू 4, और ये है 300 केल्विन ब्रैकेट रेज़ टू 4। ये ई सिग्मा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है,
और आपको जो यहाँ पे आंसर मिल रहा है वो है 175 डिवाइडेड बाय 544, ये है आपका आंसर। हाँ, इसको आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस में यही ऑप्शन दिया है सो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। सो इस तरह से ये टोटल 52 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, ये कई बार पूछा जा सकता है, और इसमें मैंने शायद पहले बताया होगा कि ये जो पार्ट है पावर 4, ये थोड़ा कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट जाता है। इसमें आप एक काम कर सकते हो, ये 0 0 0 0 इनको हटा सकते हैं। इट इज़ सिंपली, इट कैन बी रिटन एज 4⁴ माइनस 3⁴ डिवाइडेड बाय 5⁴ माइनस 3⁴। अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, थोड़े से इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा बट आप इसे आसानी से कर सकते हो। सो ये कुछ टाइप थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन के में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स की। हमने अभी तक 52 क्वेश्चंस इसमें से देख लिए हैं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई फिर से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सो आई होप अब एक असाइनमेंट आपको मिल गई होगी, उसको भी आपको सॉल्व करना है।